बहू, ये क्या लाई है अपने मायके से? तेरी माँ कभी कुछ ढंग का देती ही नहीं है। बक्से में से पुरानी साड़ी निकाल कर दे दी। ऐसी तेरी माँ ही पहनती होगी, मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगा। तुझे क्या अपने ससुराल के स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है, जो तू यह साड़ी बिना सोचे समझे उठाकर ले आई? गीता जी ने कड़कती आवाज़ में कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर मम्मी मेरे साथ ही जाकर नई लेकर आई है, रखी हुई पुरानी साड़ी नहीं है, मीरा ने कहा। यह सुनकर गीता जी की त्योरियां चढ़ गई। मैं झूठ बोल रही हूँ, तू और तेरी माँ दोनों सच्ची। और तू मुझसे जुबान क्यों लड़ा रही है? अब घर में आ गई है तो काम संभाल। खाने पीने का सारा काम पड़ा है। सबसे पहले मेरे कमरे में 1 कप चाय पकड़ा देना, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दे। मुंह बनाते हुए गीता जी साड़ी चुपचाप हाथ में लिए अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने वो साड़ी खुद पर लपेट कर देख ही रही थी कि अचानक से मीरा आ गई। गीता जी सकपका गई और फटाफट साड़ी एक तरफ रख दी और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय बन भी गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है और आप अदरक के बिना चाय नहीं पीते हो। गौरव भैया से मंगवा दीजिए। और चुपचाप साड़ी पर नज़र डालकर मीरा कमरे से बाहर चली गई। मीरा की शादी को 3 साल हो गए थे और इन 3 सालों में उसकी सास ने उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात में उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। मीरा भी चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर ही निर्भर था। मीरा का पति रितेश अपने पिता की ही दुकान पर बैठता था और काम संभालता था। गीता जी को इसी बात का घमंड था कि उसका बेटा उसकी दुकान से कमाता है। वह हर महीने बेटे को कुछ रुपए सैलरी के रूप में देती थी और वह रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। काम तो रितेश सुबह से रात तक करता था, पर उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। रितेश की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय कर दी थी। मीरा 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। घर वालों ने जैसे तैसे शादी कर दी। आगे भी 3 बेटियों की शादी करनी थी। शादी के वक्त गीता जी ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 3 सालों में मीरा के मायके वालों से हर त्योहार और शगुन के नाम पर रुपये और कपड़े मंगवाती रही। मीरा के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे। वह ज़्यादा महंगा तो दे नहीं पाते थे, फिर भी बेटी ससुराल में सुखी रहे उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करते थे। पर मीरा की सास कभी खुश नहीं होती थी। उसके मायके से कपड़े महंगे ना आते, पर पहनने लायक जरूर होते थे, और गीता जी बेवजह सुना देती थी, पर हर साड़ी वह पहनती जरूर थी। अपने घमंड के आगे वह मीरा की भावनाओं को कुचल देती थी। उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीता जी और कमलेश जी की 3 संतान हैं। बड़ी बेटी नायरा की शादी वो इसी शहर में 5 साल पहले कर, बेटे रितेश की शादी मीरा से कर दी, और अब वह क्योंकि हर महीने वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा सा हिस्सा उनको देता था। उन्हें बहुत घमंड था कि वह छोटे बेटे के लिए बहुत अमीर घर से लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर लेगी। अपनी बड़ी बहू पर दिन रात ताने बरसाने वाली गीता जी उसे कभी सुकून से बैठने नहीं देती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। मीरा की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को समझाता था कि भाभी भी इसी घर की है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो, पर वह समझती नहीं थी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जूती के नीचे दबा कर रखा जाता है, वरना वह सिर पर बैठने लगेगी। एक दिन मीरा के पापा किसी रिश्तेदार की शादी में से इसी शहर में आए थे, तो वो मीरा से मिलने के लिए चले गए। जाते वक्त वह फल की टोकरी ले गए। गीता जी ने फिर सुना दिया, समधी जी बेटी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, न कि सस्ते भाव में मिल रही फलों की टोकरी। अब भला फलों से कैसे मुंह मीठा किया जाता है? अब देखो ना, हमने आपके स्वागत में 2 तरह की मिठाई रखी है, चाहते तो हम भी फल रख कर काम निपटा देते। ये सुनकर मीरा के पापा सन्न रह गए। वे बिना कुछ खाए पिए बेटी को आशीर्वाद देकर ही आ गए। मीरा की भी आंखें भर आई, पर वह मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था और पति अपने माता पिता पर ही निर्भर था। सच ही कहा है किसी ने कि पति का साथ मिले तो पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है। कुछ समय बाद मीरा की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फ़ोन पर यह खुशखबरी सुनकर मीरा बहुत खुश थी। वह शादी में जाने की तैयारी करने लग गई।
ये क्या बहू, तेरे पापा ने हमें तो कुछ नहीं कहा और तू जाने के लिए भी तैयारी करने लग गई। ये क्या बहू, उन्हें पता नहीं कि इतनी बड़ी खुशखबरी है तो समधियों के घर 5-10 किलो मिठाई भिजवा दे ताकि हम भी पड़ोसियों के यहाँ मिठाई बांट दें। मम्मी जी, पापा जब मुझे लेने आएंगे तो मिठाई के डिब्बे भी ले आएंगे। आप तो मुझे यह बताइए कि बहन को शादी में क्या उपहार दूँ। उपहार देने के नाम से गीता जी की बोलती बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, तू लिफाफा दे आना। वैसे भी हमारा कुछ देने का नेक नहीं बनता है। मीरा को पता था कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे जोड़ रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने अपने पैसे उसी में मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सके। मीरा के पापा मिठाई के डिब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए। शादी के एक दिन पहले मीरा के सास ससुर देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में गए और वहीं गौरव को एक लड़की पसंद आ गई। मालूम करने पर पता चला कि वह मीरा के मामा की बेटी है और अमीर परिवार से है। अब तो गीता जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। मीरा के मामा को गौरव पसंद आ गया और अच्छी कंपनी में नौकरी भी थी। गौरव और वर्षा की शादी धूमधाम से हो गई। वर्षा खुश थी कि उसकी दीदी की ही उसकी जेठानी बनी है। अब वह अपनी दीदी के साथ में रहेगी और अपने पति गौरव के व्यवहार से भी वर्षा बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों घूमने चले गए। वहाँ से आकर जब वर्षा ने मीरा के साथ रसोई संभाली और कुछ महीनों में उसे ससुराल में मीरा दीदी की स्थिति का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। गीता जी अब वर्षा पर भी रोब झाड़ने लगी थी, पर वर्षा सुनने वालों में से नहीं थी। गौरव ने भी उसे अपने माँ के व्यवहार के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वह भी दंग रह गई थी। मीरा के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी तो वह रितेश के साथ अपने मायके गई थी। उसके जाने के 2 दिन बाद वर्षा का छोटा भाई इसी शहर में इंटरव्यू देने आया था, तो उसने काफ़ी पकवान बनाए तो गीता जी ने टोक दिया, वर्षा तेरा भाई ही तो आ रहा है, उसके लिए इतने पकवान बनाने की क्या ज़रूरत थी, रोटी सब्जी ही खिला देती। मम्मी जी, मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, वह चाहे मेरे मायके से आए या फिर आपके मायके से आए। मेहमान तो भगवान होता है और इज्जत और मान सम्मान सबका होना चाहिए। और फिर मैं पकवान गौरव की कमाई में से बना रही हूँ, आपको क्यों आपत्ति हो रही है? जब कमाने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए। जब मैं मायके जाती हूँ तो पूरी आवभगत होती है, तो मैं भी अपने मायके वालों का सम्मान करूँगी। वर्षा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर गीता जी हक्की बक्की रह गई। वह कुछ कहे बिना रसोई से चली गई। वह आज अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। वर्षा ने अच्छे से भाई को खाना खिलाया, तभी गीता जी बोली, वर्षा तेरे पापा तो इतने अमीर हैं, फिर भी भाई खाली हाथ आ गया, मिठाई नहीं लाया। मम्मी जी, मैंने ही मना कर दिया था, आपको और पापा जी को डायबिटीज़ है। भैया और मेरा दीदी अभी यहाँ नहीं हैं, हम लोग मिठाई खाते नहीं हैं, तो क्या पड़ोसियों को बांटने के लिए मंगवाती मिठाइयाँ? फिर अभी तो कोई त्यौहार भी नहीं है, बहू के घर से हर बार कुछ आए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अब वर्षा सास को बराबर जवाब दे देती थी, क्योंकि वह दूसरी मीरा नहीं बनना चाहती थी। उसने मीरा की घर में जो हालत देखी थी वह उससे काफ़ी दुखी थी और इसलिए ही वह अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। अब गीता जी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने लगी थी। जितनी आसानी से वह मीरा को और उसके मायके वालों को सुना देती थी, उतनी ही आसानी से वो वर्षा को कुछ कह भी नहीं पाती थी। मीरा के आने के बाद वर्षा अपने मायके रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वह मायके से वापस आई तो गीता जी ने आदतन पूछा, क्या भेजा है तेरी माँ ने, पहले दिखा फिर अंदर जाना। मम्मी जी, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे ही भेजा है और आपके लिए छोटा सा उपहार भेजा है। गीता जी ने उत्सुकतावश खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताब थी। उसे देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई। ये क्या मजाक है, मैं इस किताब का क्या करूँगी? कोई महंगी साड़ी नहीं भेजी क्या? मीरा की मम्मी तो जब भी मीरा को विदा करती थी साथ में मेरे लिए साड़ी जरूर भेजती थी, जबकि वह तो तेरी माँ से भी गरीब है। हाँ, मीरा दीदी की मम्मी आपके लिए साड़ी भेजती थी और वो साड़ी में आप 10 कमियां निकाल कर भी उसे पहनती थी। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई भी साड़ी प्यार से या तारीफ़ करके पहनी हो? इसलिए मैं साड़ी नहीं लाई, पता नहीं कितनी कमियां निकाल देती। इसलिए आप ये नैतिक शिक्षा की किताब पढ़िए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ कर रखा है।
आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना भेज दे, उसमें कमियां निकालना ज़रूरी है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। वर्षा की बात सुनकर आज मीरा को भी हिम्मत आ गई थी। मम्मी जी, वर्षा ठीक कह रही है। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहे या उनका अपमान करें। आज आपकी बेटी के ससुराल वाले आपका अपमान करें, आप जाए तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बात के लिए आपको ताना मारे तो आपको कैसा लगेगा? हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही हमें भी है। हमारे हर काम में मीन मेख निकाल कर आप हमारी माँ को दोष देती हो कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। ये क्या बात हुई? अब हम कुछ भी गलतियाँ करेंगे तो आप प्यार से सिखाएं। मायके वालों को दोष देने से क्या होगा? वो तो दोबारा सिखाने नहीं आएंगी। मायके से कोई सामान आए तो आपको 100 कमियां निकालनी हैं। मायके से कोई आए तो आपको उसका अपमान करना है। जब आप हमारे मायके वालों का सम्मान नहीं करोगी तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे? इज्जत और मान सम्मान तो सबका होता है। गीता जी का आज घमंड टूट चुका था। छोटी बहू तो क्या, अब बड़ी बहू भी उन्हें आईना दिखा रही थी। अपनी बहुओं के मुंह से यह सब सुनकर उन्हें ग्लानि महसूस हो रही थी। तभी पीछे खड़ा छोटा बेटा गौरव भी बोल पड़ा, माँ, वर्षा और मीरा भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर यह दोनों आपका अपमान करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप उनके मम्मी पापा के लिए बोलोगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा। अब वह ज़माना गया जब लड़की वाला या लड़की अपना अपमान सहन कर लेते थे। आजकल तो सब बराबर है। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। रितेश भी दुकान से आ गया था। उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में हामी मिलाई। आज गीता जी चुप थी। अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनकर उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था और उन्होंने तय किया कि वह बहुओं के मायके वालों के खिलाफ और वहाँ से कुछ भी उपहार आए कभी अपशब्द नहीं बोलेगी और सदा उनका सम्मान करेगी। आज मीरा खुश थी कि उसकी बहन ने उसके दर्द को समझा और वर्षा खुश थी कि उसने अपनी सासू माँ को सही रास्ते पर ला दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।